जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे भारत के नियर नेबरहुड की। और नियर नेबरहुड मतलब जो अरब वर्ल्ड है, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं या वेस्टर्न एशिया है। और यह जो क्षेत्र है वह भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी होता है उसके हमारी तेल की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमिक्स पर भी पड़ता है और आज के समय स्ट्रेटेजी पर भी पड़ता है। क्योंकि भारत अब जियो स्ट्रेटेजिकली भी और जियो इकोनॉमिकली भी इस रीजन के साथ जुड़ा है। और पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए तो भारत की नज़दीकियाँ काफ़ी बड़ी हैं इन देशों के साथ। और हमारा एक बहुत बड़ा कारोबारी वर्ग भी है जो वहाँ रहता है, तो डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है उनको। वहाँ की जो भी भू राजनीति अर्थात जियो पॉलिटिक्स होती है उसका उन लोगों पर भी और भारत के ऊपर भी। और इस क्षेत्र को देखें हम तो यहाँ पर दो कॉन्टेस्टिंग पार्टीज रही हैं लंबे समय से, और रादर ये कहें कि दो कॉन्टेस्टिंग ग्रुप्स रहे हैं। एक ग्रुप रहा है सऊदी अरब का और दूसरा रहा है ईरान का। और यदि आप सऊदी अरब के ग्रुप को देखें तो ये बेसिकली अमेरिकी नेतृत्व, अमेरिकन हेजेमनी में रहने वाला ग्रुप है। और इसमें बहुत सारे बहुत पावरफुल, विशेषकर इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल जीसीसी के देश हैं और जीसीसी के अलावा भी दूसरे महत्वपूर्ण देश हैं। जैसे इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, लीडरशिप सऊदी अरब की डेफिनेटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, कुवैत है, बहरेन है। फिर यदि आप नॉन जीसीसी में देखें तो इसमें इजिप्ट भी आता है। तो एक बड़ा भूभाग आता है, बड़े देश आते हैं जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं। दूसरी तरफ यदि ईरान वाला हम कैंप को देखें तो कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा प्रभाव अभी तक रहा था पहले सोवियत यूनियन का और अब रशिया का। और इसमें इकोनॉमिकली इतने इंपॉर्टेंट देश नहीं है लेकिन बहुत बड़े देश हैं। जैसे ईरान के कैंप में जो देश आते हैं उसमें इराक आता है, सीरिया आता है, सऊदी के नीचे लगा हुआ यमन भी उसी कैंप में माना जाता है, फिर लेबनान आता है। तो ये जो खेमे हैं इन दोनों के बीच में एक तरह से जियोपॉलिटिकल गेम बहुत लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन अभी अभी बहुत सारे परिवर्तन दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक बातचीत शुरू हुई है, एक कूटनीति शुरू हुई है चीज़ों को ठीक करने की दिशा में। अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सऊदी टेलीविज़न को एक वक्तव्य दिया और इंटरव्यू दिया। उसमें बहुत सारी बात की लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ईरान से संबंधित भी बात की उन्होंने। वो कहते हैं उसमें वी आर सीकिंग टू हैव गुड रिलेशनशिप्स विद ईरान, वी आर वर्किंग विद आवर पार्टनर्स इन द रीजन टू ओवरकम आवर डिफरेंसेस विद ईरान। मतलब वो कहते हैं कि हम ईरान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, हम हमारे जो साथी देश हैं, मित्र देश हैं इस क्षेत्र में, उनके साथ मिलकर जो डिफरेंसेस हैं ईरान के साथ उनको ओवरकम करना चाहते हैं। और यदि आप 4 वर्ष पहले देखें तो यही MBS मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि क्लेमिंग डायलॉग विद ईरान वॉज इम्पॉसिबल। हाउ डू वी हैव अ डायलॉग विद अ रेजिम बिल्ट ऑन एन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। वो कहते थे कि ईरान के साथ तो वार्ता करना संभव ही नहीं है, हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे डायलॉग कर सकते हैं एक ऐसे रेजिम के साथ जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो अब हमको ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 180 डिग्री की शिफ्ट इन पॉलिसी हुई है। तो हम एनालिसिस इसी पे करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि यह इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कुछ दिनों पहले तक भी, कुछ महीनों पहले तक भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि सऊदी और US मिलकर ईरान के साथ किसी प्रकार की छोटी मोटी बैटल में एनगल्फ हो सकते हैं। लेकिन अब जैसा दिख रहा है कि पूरा के पूरा एकदम 180 डिग्री का टर्न हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण जो है ना वह है यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो फोकस मिडिल ईस्ट से हटता जा रहा है। देखिए ये मेरा एक एनालिसिस है, आपका एनालिसिस क्या है? यदि मुझसे विपरीत हो तो आप कमेंट जरूर करें और मैं कोशिश करता हूं कि जितने कमेंट होते हैं उनका उत्तर भी दूं। तो मुझे ये लगता है कि जो फोकस है अमेरिका का वह मिडिल ईस्ट से हटता जा रहा है, वह एक प्रमुख कारण है। और प्रमुख कारण यह भी है संभवतः
कि यह नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहा है, बल्कि शायद ये जो डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई है, जो संवाद स्टार्ट हुआ है, उसका संभवतः प्रमुख कारण है कि अमेरिका क्या नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि अमेरिका जो नहीं कर रहा है आज के समय, वह इन देशों को, जो सऊदी ग्रुप के देश है, जो अमेरिकन हेजेमनी वाले देश हैं, अमेरिकन कैंप के देश हैं, उनको एक सिक्योरिटी रीअश्योर करना, वह काम नहीं कर रहा है। और जब वह नहीं हो रहा है कि तो आप ये मान के चलें कि एक तरह से पहले अनकंडीशनली इन कंट्रीज को सऊदी जो था वो ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज और ईरान के अलाइज जो हैं उनके खिलाफ समर्थन करता था। लेकिन आज जब अनकंडीशनल सपोर्ट एक तरह से हट चुका है, तो डिप्लोमेसी को एक रास्ता मिल रहा है, उसकी वजह से संभवतः बातचीत शुरू हो रही है। और अभी कुछ दिनों पहले मीडिया में ब्रेक हुआ था कि इराक की मध्यस्थता में सऊदी और ईरानी अधिकारियों के बीच में संवाद चल रहा है। हालांकि जब सऊदी वालों से पूछा गया तो उन्होंने इस चीज को बिल्कुल खारिज कर दिया। जब ईरान से पूछते हैं मीडिया के लोग, तो ईरान कहता है कि वो वेलकम करता है डायलॉग विद रियाद, लेकिन किया कि नहीं किया इस पर नहीं बोलता। तो जब ऐसे वक्तव्य आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ दबा छुपा संभवतः चल रहा है। फिर और मीडिया रिपोर्ट ब्रेक होती हैं और उसमें यह आता है कि सबसे पहले जो संवाद की आरंभ हुआ था वह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के साथ हुआ था। और यूएई को आप देखिए, डिप्लोमेटिकली यूएई बहुत रिच है, आर्थिक रूप से भी है, लेकिन मैं कहता हूँ डिप्लोमेटिकली भी बहुत रिच है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले इजराइल के साथ जो आइस मेल्ट की थी रीजन में, वह भी यूएई ने की थी। तो यूएई की डिप्लोमेसी है ना, वो बहुत रिच है, बहुत सक्सेसफुल दिखती है और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी दिखता है। और वो अलग अलग देशों को भी साथ लाने की कोशिश करता है, उनके जो विषय हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने आप को एक सॉफ्ट पावर की तरह एस्टेब्लिश कर रहे हैं संभवतः उस पूरे क्षेत्र में। तो सबसे पहले जो बातचीत हुई थी वो ईरान और यूएई की हुई थी। ये बात है जनवरी की, जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आती है। उसके बाद जो अधिकारियों का संवाद हुआ था उसमें सऊदी के भी अधिकारी थे, जॉर्डन के भी थे और इजिप्ट के भी थे। और इस साल में संभवतः इस प्रकार की 4 मुलाकातें, 4 बैठकें हो चुकी हैं। तो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी काम कर रही है। हालांकि ये डिप्लोमेसी जो है, जो ये संवाद की जो बेला दिख रही है, ये बहुत एम्ब्रियोनिक जिसको कहते हैं, शुरुआत के पीरियड की वह है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है मुझको पर्सनली, हाँ हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो तो आप अपना एनालिसिस बताएं कि इसकी ट्रेजेक्टरी जिस दिशा में जा रही है ना, संभवतः वो बहुत सारे चेंजेस ला सकती है। और इराक को क्यों चुना गया? मुझको लगता है कि इराक मध्यस्थता इसलिए कर रहा है क्योंकि इराक में अमेरिकन बेसिस जरूर हैं, लेकिन बेसिकली इराक जो है वह ईरान कैंप का है। लेकिन इराक में अनस्टेबिलिटी और बढ़ जाती है जब सऊदी कैंप और ईरान कैंप में आपस में संघर्ष चलता है। जब प्रॉक्सीज की लड़ाई शुरू होती है तो इराक के लिए वो और खराब होता है। वो कहीं ना कहीं इराक सऊदी और यूएई का इन्वेस्टमेंट भी संभवतः चाहता है कि वहां पर डेवलपमेंट के लिए, वहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सऊदी का और यूएई का इन्वेस्टमेंट इराक में आए। तो इराक की हित सिद्धि होती है यदि ये दोनों कैंप्स के बीच में पीस होता है और संवाद आगे बढ़ता है। फिर दूसरा मुझको ये भी लगता है कि ये संभवतः इफेक्ट इसलिए इन डायलॉग्स का होगा क्योंकि यह जो है, जिस प्रकार की मीडिया से रिपोर्ट्स आती है कि ये मल्टीलेटरल डायलॉग है, तो आप कह सकते हैं एक तरह का रीजनल डायलॉग है, कोई 2 पार्टीज के बीच में नहीं। क्योंकि इसके अंदर जब जीसीसी के कंट्रीज जैसे यूएई भी इन्वॉल्व हो रहा है, सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो रहा है, फिर नॉन जीसीसी कंट्रीज जैसे जॉर्डन और थोड़ा दूर का देश जैसे इजिप्ट, वह भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इराक बिचौलिए का एक तरह से काम कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि रीजनल मल्टीलेटरल डायलॉग की शुरुआत दिख रही है। और इसकी सक्सेस का एक कारण और भी हो सकता है कि ये सक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल नहीं हो तो आगे चले। और क्योंकि उसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि यूएस जो है वह अपनी मिलिट्री को धीरे धीरे कम करना चाहता है मिडिल ईस्ट से, और उसका फोकस जो है वह इंडो पैसिफिक पे ज्यादा है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर इन देशों के लिए ये कंपल्शन हो जाता है, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो या जॉर्डन हो, कि वह
अब कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी को एक जगह दे। और बार बार अमेरिका इस प्रकार के संकेत दे रहा है, क्योंकि देखिए आप वो कह रहे हैं कि हम एक डेट फिक्स कर दी कि अफगानिस्तान से सारे ट्रूप्स उनके विड्रॉ कर रहे हैं। वो धीरे धीरे कहीं कभी सऊदी से कभी अपनी जो पेट्रियट मिसाइल्स की बैटरीज हैं उनको बुला रहे हैं। तो जो ये संकेत आ रहे हैं ना, ये संकेत यह है कि अमेरिका जो है वो अब मिडिल ईस्ट को एक पिवोट की तरह नहीं देखता, और अब उसके लिए पिवोट जो है वह इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है। तो अपनी सेनाओं का जो प्राइमरी उसका फोकस है मिडिल ईस्ट नहीं रहा है, और शायद इसीलिए उसने बहुत बड़े बड़े संकेत दिए हैं जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने। देखिए जो बाइडेन की शुरू से एक मत रहा है और लंबे समय से वो कहते आए हैं कि जो यूएस के जो अलाइड देश हैं मिडिल ईस्ट में, वह अपने झगड़ों में और अपने फायदे के लिए अमेरिका को, अमेरिकन फौज को खींचते हैं और एक जंग के माहौल में और जंग में घसीटते हैं। तो वे हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं जो बाइडेन, और उन्होंने बहुत सारे संकेत कैसे दिए आते से ही। अफगानिस्तान का तो एक बहुत बड़ा संकेत है। फिर उन्होंने जो सऊदी को समर्थन करता था अमेरिका यमन की वॉर में, उससे अपने आप को विड्रॉ किया। फिर उन्होंने यूएई को F-35 देना अभी रोक खत्म नहीं किया, लेकिन उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। सऊदी से जो $1 बिलियन हथियारों की डील थी उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। हालांकि ये करेंगे क्योंकि अमेरिका का धंधा जो है वह हथियार के ऊपर आधारित है। तो ये अभी एक डिप्लोमेसी चालू हो संभवतः इसलिए सब संकेत दिए जा रहे हैं। फिर ईरान के साथ वियना में, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, वहां पर वापस से न्यूक्लियर टॉक्स JCPOA उसमें वापस अमेरिका आ जाए, उसके लिए एंगेजमेंट चल रहे हैं। इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं था, सऊदी अरब यूएई को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ईरान के साथ वापस से JCPOA हो, लेकिन उसके बावजूद भी वियना में चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह भी दिख रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को थोड़ी सी दूरी बना रखी उनसे जो बाइडेन ने, ताकि ये जो टॉक्स चल रहे हैं वियना में वह जिस प्रकार से जो बाइडेन और अमेरिका चाहता है उस दिशा में जाए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इजराइल का जो इन्फ्लुएंस है वो यूएस पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, वह खत्म हो गया, वो नहीं होता है। लेकिन अभी अमेरिका के लक्ष्य कुछ और है, और उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए अभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को भी जो बाइडेन ने दूर कर रखा है। तो यही सब कारण है कि अमेरिका इन कंट्रीज के लिए, जो सऊदी अरब एंड ग्रुप जो है, उसके लिए अनरिलायबल अलाय बन रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को डिसएंगेज कर रहा है मिडिल ईस्ट से और री एंगेज करने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक में, स्पेशली ओशन वाले क्षेत्र में, साउथ चाइना सी में, बिकॉज ऑफ चाइना के फैक्टर की वजह से। तो अब जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर डिप्लोमेसी ही आपको लानी पड़ेगी। देखिए ऐसा नहीं था कि डिप्लोमेसी के लिए पहले मौके नहीं थे, अवसर हमेशा थे। लेकिन होता कैसा है ना कि यदि सपोज करें कि कोई व्यक्ति है, उसका बाप जो है वो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, तो उसका लड़का जो है वह हर चीज को पावर से हल करना चाहेगा, क्योंकि जब आप पावर से चीजों को हल करते हो तब आपको कुछ देना नहीं पड़ता, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप वार्ता से करते हैं, जब आप डिप्लोमेसी से करते हैं, तो कुछ आप लेते हैं और कुछ आप देते हैं। लेकिन जब शेयर पावर की बात होती है तो फिर आप लेने वाली स्थिति में रहते हैं, देने वाली स्थिति में नहीं रहते। तो इतने वर्षों से संभवतः ये कंट्रीज, क्योंकि अनकंडीशनल सपोर्ट, पावरफुल सपोर्ट था मिलिट्री का यूएस की, तो ये संवाद नहीं करते थे, डिप्लोमेसी को चांस नहीं देते थे। तो मैं यही कहता हूं कि अमेरिका जब 2 कदम पीछे लेता है मिलिट्री के स्तर पर मिडिल ईस्ट से, तो ये कंट्रीज 4 कदम आगे लेती हैं डिप्लोमेटिकली। जय हिंद, जय भारत।